नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज आप लोगों को क्लास 10th एसएसटी का पूरा एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न को बताने वाला हूं। वो सभी प्रश्न जो एग्ज़ाम में आने वाली है, तो इसके लिए हो सकता है वीडियोस थोड़ा लंबा बने। आप लोग लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों का एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, अभी तक 2006 से लेकर के, ठीक है, 2006 से लेकर के 2022 या तो फिर 2023 जो है एग्ज़ाम तक जितना भी प्रश्न आया हुआ है, मैं उन सभी प्रश्नों को आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखोगे। ठीक है, मेरा भी मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपना फ्रेंड के साथ शेयर भी करोगे। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 हम लोगों को पूछा गया है कि रूपक से क्या तात्पर्य है, मतलब रूपक से आप क्या समझते हैं या रूपक क्या है। तो यहाँ सिंपल शब्द में यदि बात करें तो हम लोगों को बताया जा रहा है कि जब किसी अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या या लालच आदि को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ द्वारा इंगित किया जाता है तो उसे रूपक कहा जाता है। सिंपल शब्द में बात करें कि आपका जो भी विचार है, उस विचार को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब किसी चीज़ का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग रूपक कहते हैं। जैसे बहुत बार क्या करते हैं, हम लोग मूर्ति का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, रूपक होगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो इसकी कोई एक शर्त बताइए। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। इसी समझौते में सरकार ने वचन दिया कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। यदि गांधी इरविन समझौता का बात करें तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को, और ये किसके बीच हुआ था, तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें एक शर्त ये था कि जितने भी लोगों को हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर, मतलब हिंसा जिन लोगों ने किया है उन लोगों को छोड़ करके बाकी सभी कैदियों को क्या कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा, मतलब जेल से छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये समझौता हुआ था इसमें। आगे बात करें तो आगे का प्रश्न कह रहा है कि बांध से क्या समझते हैं या बांध क्या है, तो कह रहा है बहते जल को रोकने या दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। देखो सिंपल शब्द में यदि बात करें हम लोग इसको, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जब जल बहती है तो बहते जल को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार दीवार बनाते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं बांध। ठीक है, आगे यदि हम लोग प्रश्न पर बात करें तो आगे का प्रश्न हम लोगों का है भूतापीय ऊर्जा क्या है। ठीक है, तो कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाले विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर का जो भाग का जो ताप है, जो गर्मी है, उससे उत्पन्न की जाने वाले विद्युत को ही हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आगे यदि हम लोग प्रश्न पर बात करें तो आगे का प्रश्न हम लोगों को कह रहा है कि लैंगिक असमानता किसे कहते हैं, मतलब लैंगिक असमानता जो है यह है क्या, तो कह रहा है जब पुरुषों एवं महिलाओं में किसी भी प्रकार के भेदभाव किया जाता है तो उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। या तो फिर सिंपल शब्द में बात करें, जब लिंग के आधार पर, ठीक है, भेदभाव किया जाता है तो इसी को हम लोग लैंगिक असमानता कहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि पुरुषों को ज़्यादा अधिकार दिया जाता है, महिलाओं को कम अधिकार दिया जाता है, तो इसको भी हम लोग लैंगिक असमानता कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पर बात करें, प्रश्न संख्या तो नहीं लिखा है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि 3 प्रकार की सामाजिक विषमता के नाम लिखे। 3 प्रकार का सामाजिक विषमता का नाम लिखना है कि समाज में विषमता, विषमानता मतलब होता असमानता। ठीक है, इसका कारण है कि लिंग, धर्म और जाति। बहुत बार लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, बहुत बार धर्म के आधार पर और बहुत बार जाति के आधार पर होता है। ठीक है, आगे यदि बात करें तो कह रहा है कि धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो कह रहा है धारणीयता का विषय जो है वो विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो कह रहा है कि धारणीयता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण परस्पर निर्भर है। यदि हम लोग बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था और पर्यावरण जो है एक दूसरे पर निर्भर है। पर्यावरण की उपेक्षा कर आर्थिक विकास भावी पीढ़ी के लिए धारणीय नहीं हो सकता है। यदि हम लोग पर्यावरण का उपेक्षा करें, पर्यावरण को नष्ट करने का प्रयास करें, उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें, तो आर्थिक विकास जो है वो अभी के लिए होगा, लेकिन भावी पीढ़ी के लिए क्या होगा, ये नहीं हो सकता है। ठीक है,
इसी को धारणीयता का विषय जो है महत्वपूर्ण है। आगे यदि बात करें तो कह रहा है कि विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत उत्पादित माल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विक्रय के लिए पहुंचाया जाता है, इसके अंतर्गत आयात एवं निर्यात दोनों ही होता है। देखो, इसको यदि सिंपल शब्द में बात करें कि जो भी उत्पादन होता है एक फैक्ट्री में, उसको यदि दूसरे देश में ले जाकर के बेचा जाता है, ठीक है, तो इसी को हम लोग विदेशी व्यापार कहते हैं। सिर्फ बेचना ही नहीं, खरीदना भी विदेशी व्यापार होगा। इसीलिए इसमें कह रहा है कि इसमें आयात और निर्यात, आयात मतलब होता है हम लोग क्या करते हैं, जो दूसरे देशों से खरीदते हैं, और निर्यात का मतलब होता है जो दूसरे देशों में बेचते हैं। ये दोनों ही इसमें शामिल होता है, ठीक है। अब यदि हम लोग बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन पर बात करेंगे, तो इसमें 150 शब्द में लिखने के लिए बोला है आंसर, ठीक है। तो आप लोगों को जो 8 प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको 6 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। तो जो आपको आता है आप उसका आंसर दोगे, जिसका नहीं आता है उसका आपको आंसर नहीं देना है, ठीक है ना। खैर, तो हम लोग एक एक करके समझते हैं कि इसको लिखना कैसे है, ठीक है ना। तो देखिए, यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो कह रहा है कि राजनीतिक नेता पृथक चुनाव क्षेत्रों के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। यदि बात करें तो राजनीतिक नेता जो है पृथक चुनाव क्षेत्र मतलब अलग अलग चुनाव क्षेत्र में के सवाल पर क्यों बटे हुए थे, तो क्यों बटे हुए थे, तो इस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। कह रहा है कि इसका प्रमुख कारण था कि हिंदू, जिसमें दलित भी थे, तथा मुसलमान नेता सभी अपने समुदाय के हितों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे। यदि बात करें तो दलित लोग, हिंदू या तो फिर मुस्लिम, ये सभी लोग जो है अपने अपने लिए जो है अलग अलग चुनाव क्षेत्र चाहते थे, जिससे कि उनकी सीटें सुरक्षित हो तथा उन्हें अपने समुदाय के हितों के लिए सुरक्षा मिल सके। वो चाहते थे कि अपना जो सीट है वो हम लोगों के लिए सुरक्षित हो जाए और अपना अपना समुदाय का हित के लिए काम हो। किंतु शीर्ष नेताओं को यह प्रश्न संकीर्ण भरा तथा राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचाने वाला दिखाई देता था। लेकिन बाकी यदि नेताओं को बात करें या तो फिर जो बड़े नेता थे, उन लोगों को लगता था कि नहीं, इससे क्या होता है कि राष्ट्रीय हित मतलब देश के हित को क्या है, चोट पहुंचाने वाला दिखाई देता था। इसके पीछे कारण भी है। सबसे पहले इसके बुरे प्रभाव निम्नलिखित हो सकते थे। अब इसका कुछ बुरा प्रभाव भी हो सकता था, जिसके कारण जो है ज़्यादातर लोगों ने ऐसा प्रयास किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि पहला कारण, भारतीय एकीकरण के मार्ग में यह रोड़ा बनकर अटक सकता था। यदि बात करें भारतीय एकीकरण मतलब होता है एक करना, इस चीज़ में जो है यह रोड़ा बन करके, रोड़ा मतलब होता है रुकावट, ठीक है, यह रुकावट बन करके सामने आ सकता था, ठीक है। आगे यदि बात करें तो कह रहे कि इसमें सांप्रदायिकता की भावना को बल मिलता था तथा दंगे भड़क सकते थे। सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि जब कोई एक व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा समझता है, इसको सांप्रदायिकता कहा जाता है। तो ऐसी भावनाओं को क्या होता, बल मिलता, ताकत मिलती। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि मुसलमान अपने आर्थिक और शैक्षिक विकास की चिंता को पीछे छोड़कर राष्ट्रीय हितों को अनदेखा कर रहे थे। और मुस्लिम लोग जो थे, तो उन लोगों ने क्या किया, अपनी आर्थिक स्थिति और अपने शैक्षणिक विकास को का चिंता छोड़ करके अपना चिंता छोड़ करके क्या कर रहे थे, राष्ट्रीय हितों को अनदेखा भी कर रहे थे, ठीक है। मतलब उनको इस बात का चिंता था ही नहीं कि आर्थिक विकास होगा, शैक्षणिक विकास होगा या फिर कोई राष्ट्र का विकास होगा, इन सभी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। साथ ही जिसके कारण क्या हुआ, पाकिस्तान और भारत का बंटवारा भी हो गया था, आप लोगों को पता है। खैर, आगे बात करते हैं, इसमें अलगाववादी प्रकृति को बल मिलता। जो अलगाववादी प्रकृति के लोग जो है, उन लोगों को इसमें बल मिलता। साथ ही साथ कह रहा है भारतीयों के लिए राजनीतिक और आर्थिक प्रश्नों का हल जरूरी था, न कि निजी स्वार्थ का। और भारत के लिए क्या था, राजनीतिक और आर्थिक हल का जो है जरूरी था, अपना खुद का स्वार्थ का नहीं। राष्ट्रीय हितों को आगे सारे प्रश्न फीके थे, और राष्ट्रवाद के आगे यदि बात करें तो सारे के सारे प्रश्न जो है फीका था एकदम, मतलब उसमें दम नहीं था। सिंपल शब्द में बात करें तो राष्ट्रवाद सबसे ज़्यादा जरूरी था उस समय के लिए। अगला यदि प्रश्न पर बात करें कि जिसमें हम लोगों को बोला जा रहा है कि साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखे। जो साइमन कमीशन जो है, इस पर आप लोगों को टिप्पणी लिखना है, इसके बारे में आपको कुछ लिखना है कि वास्तव में साइमन कमीशन कौन थे, उनका क्या काम था, या भारत में आए ही क्यों थे, ठीक है। इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। कभी कभार इस प्रश्न को कुछ इस प्रकार देता है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया, और भारतीय लोगों ने जो है इसका बहिष्कार भी किया, आखिर क्यों। तो ये सभी प्रश्न जो है इस प्रकार से बनता है।
आप लोग देखोगे, इसका आंसर आप लोगों को देना है कि ब्रिटेन की टोरी सरकार ने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में 1927 ईस्वी में एक वैधानिक आयोग का गठन किया, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। देखिए, भारत में क्या हुआ, जब राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहा था तो उसके जवाब में या तो फिर उन सभी चीज़ को कुचलने के लिए या कुछ अपने थोड़ा सा षड्यंत्र बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक संगठन का स्थापना किए, जिसका नाम दिया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इसीलिए दिया था क्योंकि इसका जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। ठीक है, देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करोगे। एक काम तो पहले करना है कि अपने फ्रेंड के साथ आपको शेयर करना है। दूसरा आपको काम करना है कि थोड़ा सा नहीं, मतलब पूरा सा ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और थोड़ा सा सपोर्ट करना है। चलिए आगे यदि बात करते हैं तो आगे हम लोगों को कह रहा है कि इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। उनका कार्य यही था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना एवं अनुरूप सुझाव देना था। देखिए, उनका पहला काम था कि भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस टाइम संविधान बना नहीं था। ठीक है, तो फिर भी वो चाहते थे कि जो कार्यशैली है उसका अध्ययन करे और उसके बाद फिर अपना सुझाव दे। ठीक है, ये उन लोगों का मकसद था। आगे यदि बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि भारत में इनका विरोध इसीलिए हुआ कि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, सारे सदस्य अंग्रेज थे। इनका विरोध इसीलिए भी हुआ था क्योंकि उस मतलब जो ग्रुप था उसमें एक भी सदस्य जो था भारतीय नहीं था, और साथ ही साथ कह रहा है कि सारे के सारे अंग्रेज थे उसमें। और अतः 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उनका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से किया। ठीक है, और इसके बाद फिर कह रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, और इस विरोध में जो है सभी पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या मुस्लिम लीग हो, इन सभी ने क्या किया था, इसका समर्थन किया था। मतलब साइमन कमीशन का समर्थन नहीं, मतलब पार्टियों का समर्थन किया था और उन लोगों का विरोध कर रहा था। ठीक है, आगे यदि बात करें तो आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि पंजाब में लाला लाजपत राय ने इस आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, और पंजाब में लाला लाजपत राय ने क्या किया, इसका विरोध का नेतृत्व किया, और पुलिस ने उन पर इतनी लाठियां बरसाई कि इस प्रहार से उनकी मृत्यु हो गई। और लाला लाजपत राय ने जब इसका प्रदर्शन किया, इसका विरोध किया, तो उनको इतना ज़्यादा मारा गया, इतना ज़्यादा पीटा गया कि उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला प्रश्न जो है हम लोगों का वो है G77 क्या है। G77 को ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया किस आधार पर कहा जा सकता है, व्याख्या करें। या तो फिर ऐसा भी प्रश्न बनता है आपको, G77 क्या है और G77 को ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतान क्यों कहा जाता है, ऐसा भी प्रश्न आप लोगों का इसमें बनता है। ठीक है, देखिए आप लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि G77 का विकासशील देशों का एक ऐसा समूह था जिन्हें 1944 में होने वाले ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में होने वाले नियमों से कोई लाभ नहीं हुआ था। यदि ब्रिटेन वुड्स का बात करें मतलब G77, तो G77 77 देशों का एक समूह था जिन्हें 1944 में जब ब्रिटेन वुड्स नामक जो स्थान पर सम्मेलन हुआ था उसमें बहुत सारे नियम और कानून बनाया गया था, और उस नियम और कानून में जो है इन सभी देशों को क्या हुआ था, कोई भी सहायता नहीं हुआ था, और इसीलिए इन्होंने क्या किया कि अपना ही एक संगठन बना लिया और इसी को G77 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इनको जुड़वा संतान क्यों कहा जाता है, तो इस पर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को कहा जा रहा है कि G77 को ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया के रूप में विकास किया। अब क्यों विकास किया, तो कह रहे ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ। यदि बात करें तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको आप लोग IMF के नाम से जानते हो, और विश्व बैंक जिसको आप लोग वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हो, जिन्हें ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतान कहा जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर केवल कुछ शक्तिशाली विकसित देश का ही दबदबा था, और इसीलिए उनसे विकासशील देशों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर विकासशील जो देश था उन्हीं का इस पर दबदबा था, और इसी के कारण जो है कुछ विकासशील देशों को जो है मतलब अधिकांश विकासशील देशों को उस पर कोई भी लाभ नहीं हुआ था। इसलिए इन ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया के रूप में विकासशील देशों के G77 नामक
नामक देशों ने नई आर्थिक प्रणाली की मांग कर डाली ताकि उनमें अपने आर्थिक उद्देश्य का पूरा हो सके। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से उन्हें यह आशा थी कि उन्हें अपने संसाधनों पर सही अर्थों में नियंत्रण हो सके। ठीक है, दूसरा यदि बात करें तो इसमें कह रहा है कि उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिल सके। ये G77 वाले लोग का मांग था। ठीक है, मतलब सोच था कि ऐसा होना चाहिए। कह रहे उन्हें कच्चे माल के सही दाम मिल सके, उसके साथ साथ उन्हें अपने तैयार मालों के लिए विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिल सके। ठीक है, ये G77 देशों का उद्देश्य था। आगे यदि बात करें तो अगला प्रश्न जो है हम लोगों का वह है कि भारत में कोयला के वितरण पर प्रकाश डालें। तो भारत में जो कोयला वितरण है इस पर प्रकाश डालने के लिए बोला गया है। तो आप लोगों को प्रकाश को लेकर के जाना है और वहाँ पर डाल देना है, ऐसा करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मजाक के लिए। खैर, यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि प्रकाश डाले मतलब उसके बारे में कुछ लिखिए, जो आपको आता है आप लिख सकते हो। कह रहे कि भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र का नाम दे, और भारत में जो प्रमुख कोयला क्षेत्र है उसका नाम भी आप लोगों को देना है। ऐसा प्रश्न आप लोगों को दे सकता है। ठीक है, खैर, तो यहाँ पर कह रहा है कि भारत में कोयला का लगभग 21,400 करोड़ टन भंडार है। यदि बात करें भारत में तो 21,400 करोड़ टन का भंडार है। आजकल भारत में प्रतिवर्ष 33 करोड़ टन कोयला निकाला जाता है, और अभी के समय में जो है हर साल भारत में लगभग 33 करोड़ टन कोयला को निकाला जाता है। साथ ही साथ कह रहा है कि कोयले के अधिकांश क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। कुल उत्पादन का 2/3 मतलब 3 भाग का 2 भाग जो है झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से निकाला जाता है। ठीक है, आगे यदि बात करें तो शेष 1/3 जो है कोयला आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। और साथ ही साथ कह रहा है कि देश में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार है। देखिए, देश में कुछ कोयला उत्पादक क्षेत्र का नाम भी बताया गया आप लोगों को। पहला है झारखंड। प्रमुख खनन क्षेत्र का कहाँ झारखंड में? बोकारो, झरिया, गिरिडीह, रामगढ़। ठीक है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में दिया गया है उमरिया, और उसके बाद फिर हम लोगों को दिया है सुहागपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में दिया गया है हम लोगों को कोरबा और अंबिकापुर। उसी प्रकार उड़ीसा जो है, उड़ीसा में है संभलपुर और उसके बाद सुंदरगढ़ जिला। तो इन सभी जगह पर जो है झारखंड बोल रहे भारत में जो है कोयला उत्पादन किया जाता है। और भी राज्य है लेकिन उन सभी जगहों पर थोड़ा थोड़ा पाया जाता है, और इसी के कारण उनके बारे में उतना ज़्यादा जिक्र नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न पर यदि बात करें, देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, टेंशन नहीं लेना है। इतना यदि आप पढ़ के जाते हो तो आप लोगों का एग्ज़ाम का जो टेंशन है दिमाग से वो सारा का सारा निकल जाएगा। वैसे मैं आराम से समझा रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, और इसीलिए आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन करें। भारतीय कृषि पर बोला है कि वैश्वीकरण का जो प्रभाव है उसका आप लोगों को बताना है। तो कह रहा है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले प्रभाव। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पहला प्रभाव जो है वो है आप लोगों का कि भारत में निर्वाह कृषि के साथ साथ व्यापारिक कृषि का तेजी से विकास हुआ है। निर्वाह कृषि का मतलब होता है जीवन जीने के लिए जितना उत्पादन किया जाता है उसको निर्वाह कृषि कहा जाता है। व्यापारिक कृषि का मतलब होता है कृषि का वैसा प्रकार जिसमें अपना निर्वाह के साथ साथ जो है व्यापार के लिए भी मतलब बेचने के लिए भी उत्पादन किया जाता है, उसको व्यापारिक कृषि कहा जाता है। तो कह रहा है निर्वाह कृषि के साथ साथ व्यापारिक कृषि में भी तेजी से विकास हुआ है, और आज भारतीय किसान उसी फसलों का उत्पादन पर बल देते हैं जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। और अभी जो है भारतीय किसान ज़्यादातर उस चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं जिससे उन लोगों को लाभ होगा। आगे कह रहा है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि यंत्र तथा नई तकनीकों का प्रयोग होने लगा है। और अभी वर्तमान समय में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या हुआ है, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल होना प्रारंभ हो गया, जिससे फसलों के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। और इससे फसलों के उत्पादन में भी क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ है। अगला यदि प्रश्न पर बात करें तो जिसमें कह रहा है कि वैश्वीकरण से भारत के कई कृषि उत्पाद के निर्यात में भी वृद्धि हुई है। और साथ ही साथ कह रहा है कि निर्यात में वृद्धि हुई है, मतलब जैसे अभी कुछ देर पहले बताया, जब हम क्या करते हैं दूसरे देश को जब बेचते हैं तो उसको निर्यात कहा जाता है। कह रहा है कि उत्तम बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादनों की गुणवत्ता बढ़ गई है, अतः किसानों को उनके उत्पादन का पहले से ही कहीं अधिक मूल्य प्राप्त होने लगा है। ठीक है, तो देखिए
इस वीडियो में मैं इतना ही प्रश्न को बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो यदि आप लोगों को उतना सारा अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।